जिस तरीके का महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक चल रहा है, ये किसी से अछूता नहीं होगा। पर यदि आप राजनीतिक में खासा दिलचस्पी रखते हो तो इस तरह के कांड पहले भी देखे जा चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं दोस्तों कि विधायक अपने गृह राज्य छोड़कर किसी अन्य राज्य पहुंच जाते हैं और फिर सरकार झुकाने पर मजबूर कर देते हैं, या यूं कहें तो सरकार गिरा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन लोटस का। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में चल रहे उठापटक के इर्द गिर्द घूमती कहानियों के बारे में, जहां सरकार गिराने की कोशिश की जाती है तो वहीं कुछ राज्यों में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल भी हो जाती है सत्ता हथियाने में। यह भी बताएंगे कि आपको कैसे सीटें कम आने के बाद भी ऑपरेशन लोटस सरकार बना लेती है। पहले यह साफ कर देता हूं कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी की उस स्ट्रेटजी के लिए गढ़ा गया शब्द है जिसमें सीटें पूरी न होने के बावजूद पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है। पिछले 6 सालों के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। इसमें से 4 बार बीजेपी को सफलता मिली तो वहीं 3 राज्यों में मात खानी पड़ी। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। स्ट्रेटजी क्या थी कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को बीजेपी के पाले में करना और कमलनाथ सरकार को गिरा देना। इसके लिए बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के हाथों में कमान सौंपी गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलीय की बैसाखी पर सरकार बनाई। एक तरफ सरकार के पास मजबूत संख्या बल नहीं था तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में अपनी अनदेखी से परेशान थे। ऑपरेशन लोटस के लिए सबसे मुफीद स्थिति थी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने सिंधिया से संपर्क साधा और 9 मार्च 2020 को सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी। इन विधायकों के चार्टर्ड प्लेन में बेंगलुरु पहुंचा दिया गया। तमाम कोशिशों के बाद भी सिंधिया नहीं माने और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। 20 मार्च 2020 को महज 15 महीने के बाद ही कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। दूसरा ऑपरेशन लोटस राजस्थान में चलाया गया, जहां सचिन पायलट सीएम पद के लिए नाराज चल रहे थे। यही समय था बीजेपी को सरकार में सेंधमारी करने का और अपनी सरकार बनाने का। इसकी जिम्मेदारी के लिए राज्य के कुछ दमदार नेताओं को सौंपी गई ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। राजस्थान में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटें जीतकर मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा पार किया था। बसपा और निर्दलीय के कांग्रेस के पाले में कर अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बनाई। तो वहीं विधानसभा में कांग्रेस के चेहरा रहे सचिन पायलट सीएम बनने के लिए अपने कोशिश से जारी रखी। 11 जुलाई 2020 सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस के 18 विधायकों के साथ गुरुग्राम में एक होटल में पहुंच गए। गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक्टिव हो गए। सबसे पहले अपने विधायकों को एक होटल में रखा। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा से सचिन पायलट से 10 अगस्त 2020 को बातचीत के लिए उन्हें मना लिया। यहां पर गहलोत भारी पड़े। बीजेपी को कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का स्ट्रेटजी यहां पे विफल हो गई। तीसरा ऑपरेशन कर्नाटक में चलाया गया, जहां यह करना था कि कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को अपने पाले में करके विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कम करना और बीजेपी की सरकार बनाना। बीजेपी ने इस पूरी स्ट्रेटजी का कमान बीएस येदियुरप्पा को सौंप रखा था। 2017 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन फ्लोर टेस्ट में फेल कर गए और सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 विधायकों ने मिलकर सरकार बना ली। 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गए। जुलाई 2019 में कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए। कांग्रेस जेडीएस सरकार के पास 101 सीटें बची तो वहीं बीजेपी की 105 सीटें पहले से बरकरार रही। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया। सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हुई और सीएम कुमारस्वामी को इस्तीफा देना पड़ा और इस तरह से एक बार फिर ऑपरेशन लोटस सफल हो गया और एक बार फिर से येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ली। अभी जो महाराष्ट्र में चल रहा है उससे पहले भी एक बार सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की जा चुकी है। उस वक्त की स्ट्रेटजी ये था कि शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने को लेकर प्लान को अजित पवार के साथ मिलकर बर्बाद करना। बीजेपी को इसके एवज में अजित पवार पर लगे सारे आरोप वापस ले लेना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर 2019 को घोषित हुए। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला, पर बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिले। वहीं एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली। सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना अलग हो गए। इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बनाने की घोषणा की। 23 नवंबर 2019 को सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली। उसके बाद अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के विधायकों को अजित के साथ जाने से रोक लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। जब फडणवीस को लगा कि बहुमत नहीं मिलेगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहां से बीजेपी की स्ट्रेटजी एनसीपी तोड़कर सरकार बनाने की एक बार फिर से फेल हो गई।
अब पांचवी ऑपरेशन लोटस कहानी में बात करेंगे गोवा की। इस राज्य के लिए बीजेपी के पास स्ट्रेटजी ये था कि कम सीटें होने के बावजूद सरकार बनाने का दावा पेश करना। फरवरी 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सत्ता की चाबी छोटे दल और निर्दलीय के हाथों में चली गई। मनोहर पारिकर ने 21 विधायकों के साथ समर्थन की बात कहते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गोवा में कांग्रेस की बहुमत का बीजेपी ने हरण किया है। कांग्रेस का तर्क यह था कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार गठन के लिए उन्हें पहले बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऑपरेशन लोटस सफल हो गया। ऑपरेशन लोटस के तहत हम छठी कहानी में बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। इस राज्य के लिए बीजेपी ने स्ट्रेटजी अपनाया था कि कांग्रेस के कम से कम 2/3 विधायकों को तोड़कर अपनी नई सरकार का गठन करना, और हैरानी की बात यह है कि इस ऑपरेशन में बीजेपी को सफलता हासिल हुई। 2014 चुनाव के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के बीच रंजिश खुलकर सामने आती रही। आखिरकार 16 सितंबर 2016 को कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और 42 विधायक पार्टी छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए। पीपीए ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। ऑपरेशन लोटस की सातवीं और अंतिम कहानी में बात करेंगे उत्तराखंड की। इस राज्य के बीजेपी के पास से प्लान ये रहता है कि सीएम पद से हटाए गए कांग्रेस नेता विजय बहुगुणा की नाराजगी को भुनाकर कांग्रेस को तोड़ना और विधानसभा में बहुमत हासिल करना। उत्तराखंड में 2012 के विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा रही। कांग्रेस के 32 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि बीजेपी को 21 सीटें मिली। ऐसे में बीजेपी को इस हार को पचा पाना बड़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने केदारनाथ आपदा के बाद विजय बहुगुणा को हटाकर 2014 में हरीश रावत को सीएम बनाया, बीजेपी को यहां उम्मीदें दिखने लगी। बीजेपी बहुगुणा की नाराजगी का फायदा उठाया। 18 मार्च 2016 को बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए। हालांकि उत्तराखंड ने स्पीकर ने जब कांग्रेस के 9 बागियों को अयोग्य घोषित कर दिया तो केंद्र सरकार उसी दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बागी विधायकों को दूर रखते हुए शक्ति परीक्षण कराया गया। 11 मई 2016 को बहुमत परीक्षण में रावत की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के कारण यहां भी विधायकों को तोड़ने का बीजेपी का पैंतरा काम नहीं आया और इसी तरह बीजेपी का ऑपरेशन लोटस यहां भी विफल हो गया। पिछले 7 राज्यों के घटनाक्रम के बाद ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी 2 तरह की रणनीति अपनाती है। पहला, विपक्षी पार्टी के नाराज गुट को अपने पाले में कर सरकार बनाना। दूसरा, छोटे दल और निर्दलियों को अपने पाले में रखकर सरकार बनाना। महाराष्ट्र में पहली स्ट्रेटजी नजर आ रही। अब ये सवाल उठता है क्या ऑपरेशन लोटस सफल होगा या नहीं। बाकी ऐसे ही देश दुनिया राजनीतिक से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।